हेलो फ्रेंड्स। सो जैसे कि आपको पता है कि कल 10 का रिज़ल्ट लगा है। सो आज के दिन हम थोड़ा यूट्यूब पे लेंगे और कल से फिर से एक्चुअल ऑनलाइन क्लास। ओके। सो आई थिंक टेस्ट तो आपकी हो चुकी है और मैंने आंसर शीट भी भेज दी थी और बहुत से बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आपको रिएक्शन लिखना है और इसीलिए वो आपको मैंने सरप्राइज दिया था, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे मिले सबको, लेकिन अगर आपने वो नाम नहीं लिखा है, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नाम, देन इट स्टेट अगर आपने मेंशन नहीं किए तो आपका 1 मार्क सीधा चला जाएगा। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एक्चुअल, मतलब केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन का 1 मार्क होता है और 1 मार्क आपको मिलेगा किस चीज़ का, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम आपको मेंशन करना है। देन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी कंटेंट हैं सबकी स्टेट मेंशन करना है। और ये जब आप पूरा लिखोगे और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी कि व्हाट हैपन्स व्हेन, सो लाइक HCl इज रिएक्ट्स, फिर एसिड इट गिव्स, वो सब आपको लिखना है, तब जाके आपको 2 मार्क मिलते हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट 2 शॉर्ट टॉपिक आपको भी, एक तो सॉल्ट। वैसे सॉल्ट तो हम देख चुके हैं एट द टाइम ऑफ अरेनियस थ्योरी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपको डिफाइन दी थी। जैसे हमने एसिड और बेस के, आपको याद होगा, टाइप्स लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक द वीक एसिड वीक बेस, है ना। तो वैसे ही आपको सॉल्ट का कंटेंट भी दिया है, तो उसके भी आपको टाइप आज हम क्लियर कर लेंगे। एंड देन वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो दोनों भी आज कवर कर लेंगे। नाउ सॉल्ट। अब सॉल्ट की डिफाइन तो आपको पता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी हमने लिया था कि जो भी कंपाउंड डिसोसिएशन करने के बाद H पॉजिटिव या OH निगेटिव आयन नहीं देगा, मतलब उसमें होते ही नहीं है, सो हम नहीं देगा, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि द कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन्स, और व्हेन इट डिसोसिएट इन वाटर इट डू नॉट गिव द H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन, देन इट इज कॉल्ड एज सॉल्ट। तो डिफाइन मैंने वैसे ही लिखी है। सो यस, द सब्सटेंस विच नाइदर गिव्स H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन आफ्टर डिसोसिएशन इन वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्ट। या फिर जितने भी ऐसे कंपाउंड है सभी को हम कहेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट में ना तो H पॉजिटिव होता है ना ही OH निगेटिव होता है, क्योंकि H पॉजिटिव कंटेंट जो था वो था एसिड का और OH निगेटिव जो कंटेंट था वो था बेस का। ओके, तो सॉल्ट में ये दोनों कंटेंट नहीं होते, या फिर डिसोसिएशन के बाद ये दोनों कंटेंट सॉल्ट नहीं देता। नाउ एज एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी सॉल्ट को नहीं है, सो सिंपली सॉल्ट इज अ न्यूट्रल। जितने भी सॉल्ट रहेंगे वो सब न्यूट्रल रहेंगे। हाँ, अगर टाइप्स की बात करें तो फिर थोड़ा सा एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होता है, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें नेचुरली तो सभी सॉल्ट न्यूट्रल रहेंगे। एंड हेंस वी कैन से दैट द pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज 7। हमने pH स्केल भी पढ़ा था, तो pH स्केल पे सॉल्ट की वैल्यू होती है 7 एट सेंटर। नाउ डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब एक्चुअली जैसे हमने देखा था कि बाय मीन्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमको सॉल्ट मिलता है। When acid reacts with base, it gives salt and water. तो न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, तो एसिड की टोटल प्रॉपर्टी बेस की वजह से कैंसिल हो जाती है और वही काम एसिड करेगा बेस के साथ, इसीलिए जो रिमेनिंग प्रोडक्ट मिलेगा वाटर या फिर सॉल्ट, ये दोनों भी न्यूट्रल रहेंगे। क्लियर। लेकिन इसी न्यूट्रलाइजेशन के बेस पे हमको सॉल्ट के टाइप देखना है। अब कैसे, जैसे फर्स्ट होता है एसिडिक सॉल्ट, मतलब ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें थोड़ा एसिड का कंटेंट होता है। As acidic content is mixed or normally present along with that salt, hence it is called as acidic salt. अब ये समझने के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। हम थोड़ा स्लेट पे एग्जांपल लेंगे क्योंकि अभी यहाँ जगह तो नहीं है। ओके, 1 सेकेंड। तो जैसे हमने अभी कहा कि न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, तो एसिड जो होता है वो बेस की पूरी प्रॉपर्टीज कैंसिल कर देगा और बेस जो होता है वो एसिड की प्रॉपर्टी कैंसिल कर देगा, बराबर है। जिसकी वजह से एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी कैंसिल होने की वजह से आपको जो रिमेनिंग पार्ट मिलता है वो न्यूट्रल होता है। अब सपोज करो एसिडिक सॉल्ट हमको कैसे लिखना है, वैसे रिएक्शन मैंने लिखा हूँ, इट इज फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड आप लेंगे और उसके साथ अगर वीक बेस की रिएक्शन करेंगे तो जो रिमेनिंग सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा अलॉन्ग विद वाटर। तो ये होता कैसे, अब देखो जनरली हम नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन में हुआ क्या, तो समझो एसिड है और बेस है,
इससे जो आपको मिला सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर। अब एक्चुअली एसिड भी आपने स्ट्रॉन्ग लिया और बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया, मतलब मैं पहले आपको न्यूट्रल सॉल्ट पढ़ा देता हूँ। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? अब जैसे एसिड के आपने 100 मॉलिक्यूल लिए और बेस के भी 100 लिए, बराबर है। अब जैसे ये दोनों दुश्मन हमने पढ़ा था, एसिड कैंसल द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड बेस कैंसल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब ये 100 लोग और ये 100 लोग जो दुश्मन है वो झगड़ा कर रहे हैं। ओके, तो इसके वजह से रिमेनिंग जो उसकी एबिलिटी थी, जैसे एसिड के H पॉजिटिव आयंस थे 100 और बेस के OH निगेटिव आयंस भी 100 थे। अब आपको पता है H पॉजिटिव OH मतलब HOH से क्या बना? वाटर। इसका मतलब वो जो बेसिक प्रॉपर्टी या ताकत थी बेस की और एसिड की थी, वो भी दोनों भी इक्वल थी, इसीलिए यहाँ पे वाटर जो मिलता है वो यस न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो गया, उसकी स्ट्रेन कैंसिल हो गई, इसीलिए जो सॉल्ट मिला वो टोटली न्यूट्रल था। इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। तो डायरेक्टली जब तीसरे की हम बात करेंगे, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ईजी है वो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट। अब हुआ क्या, तो सपोज आपने क्या किया, देखो आपने जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग वाला लिया। स्ट्रॉन्ग लिया मतलब एसिड के पास जो H पॉजिटिव थे वो 100 मॉलिक्यूल थे, और जो वीक बेस आपने लिया तो उसमें जो OH थे वो थे 50। क्लियर। अब 50 OH और 50 H मिलके 50 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, मतलब ये 50 OH ग्रुप टोटली यूज़ हो गए, और आउट ऑफ 100 50 H मॉलिक्यूल यूज़ हो गए टू मेक द 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो 100 माइनस 50 बचे कितने? तो 50, मतलब 50 H पॉजिटिव आयन अभी भी बचे हैं। क्लियर। अब ये जो H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, इसी की वजह से एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी मिलती है, स्ट्रॉन्गनेस मिलता है। अब ये तो बचे हैं, तो ये जाएंगे किसके साथ? ये जाएंगे वो सॉल्ट के साथ। मतलब सॉल्ट के साथ अभी क्या है, तो H पॉजिटिव आयन्स का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब एसिड का अमाउंट ज़्यादा है। सो सच टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट। सो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस, देन some acidic content is normally mixed along with that salt and hence that salt is called as yes acidic salt। अब उसी तरीके से अगर बेसिक सॉल्ट की बात करें तो वो भी अभी समझने में इजी जाएगा। बेसिक सॉल्ट कैसे मिलेगा? इट इज फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब उल्टा समझो, आपने एसिड जो लिया वो वीक लिया, मतलब H पॉजिटिव आयन जो थे वो 50 ही थे, बेस आपने स्ट्रॉन्ग लिया है, मतलब OH निगेटिव आयन जो थे वो 100 थे अभी, तो 50 H पॉजिटिव और 50 OH निगेटिव से 50 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। ये 50 पूरे यूज़ अप हो गए, लेकिन यहाँ से सिर्फ 50 ही यूज़ हुए, बचे कितने हैं? 50 OH। तो 50 OH मॉलिक्यूल किसके साथ जाएंगे? तो ये जाएंगे सॉल्ट के साथ। मतलब सॉल्ट के साथ अब कौन आ गया? तो OH निगेटिव आ गया। एंड वी नो ऑल नो दैट OH निगेटिव इज अ बेसिक कंटेंट। बेस को जो बेसिक प्रॉपर्टी मिली है वो मिली है OH की वजह से, सो इट इज कॉल्ड एज बेसिक सॉल्ट। क्लियर। और रहा सवाल न्यूट्रल का, तो आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस, मतलब दोनों इक्वल अगर अमाउंट में है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH मिक्स द नॉर्मली वाटर, देयर इज नो कंटेंट ऑफ H पॉजिटिव और OH निगेटिव अलॉन्ग विद सॉल्ट, एंड इन दैट केस दैट सॉल्ट इज न्यूट्रल। क्लियर। तो ये था सॉल्ट और उसके 3 टाइप। नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आगे आने वाला है, उस पर बहुत सी रिएक्शन पूछी जाती है। अब वो रिएक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, तो थोड़ा सा ये मुझे मिटाना पड़ेगा, इसीलिए अगर आपको ये बोर्ड का फ़ोटो चाहिए तो ये मिटाऊंगा तो फिर वो हट जाएगा, तो मैं 2 मिनट के लिए साइड में हो रहा हूँ, और ऐसे इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब आप वीडियो देखोगे, ठीक है? क्योंकि लेफ़्ट साइड वाला पार्ट जो है मैं मिटा दूँगा, तो आप स्क्रीनशॉट वहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करके ले लेना। क्लियर। हाँ, नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल क्या होता है? तो ये जो सॉल्ट होते हैं, या सॉल्ट को हम कंपाउंड भी बोलते हैं, तो सॉल्ट के साथ क्या होता है, बहुत बार फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। समटाइम फिक्स नंबर ऑफ यस वाटर मॉलिक्यूल इज नॉर्मली अटैच विद द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर जो होता है नॉर्मली वो कंपाउंड को क्रिस्टलाइन होता है। आपको पता है क्रिस्टलाइन म्हणजे जैसा हीरा असते, डायमंड रहता है ना, वैसे स्फटिक म्हणतो आपण मराठीमध्ये। सो व्हेन एनी कंपाउंड और सॉल्ट कंटेन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड।
अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं साइड में आपको एग्जाम्पल वैसे लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे। ओके, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हूँ CuSO4 इंटू 5H2। अब ये जो CuSO4 है दैट इज कॉपर सल्फेट, उसके साथ हमेशा 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे और ये फिक्स होता है, ये कंपाउंड आए तो 5 ही रहेंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि when any compound or salt contain fixed number of water molecule attached with its molecular structure, then it is called as water of crystallization compound। ये जो पूरा कंपाउंड बन गया जिसका नाम होता है कॉपर सल्फेट या फिर उसका दूसरा नाम भी है दैट इज ब्लू विट्रियोल। ये नॉर्मली ब्लू कलर में दिखता है या फिर जब इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में तो वो ब्लू कलर देता है, और ये कंपाउंड भी जब सॉलिड होता है तो ब्लू कलर में आता है, इसलिए उसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल। ओके, तो ये कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रियोल क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड। अब इसकी एक दूसरी कंसेप्ट है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल। वो कंपाउंड था, अब हम बात कर रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल की। तो जैसे आपने देखा है यहाँ पे कंपाउंड में कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं कोई पर्टिकुलर कंपाउंड में, जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ 5 है तो उसको वो वाटर मॉलिक्यूल को हम कहेंगे यस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल। तो डिफाइन क्या किया हमने, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज अटैच विद द एनी कंपाउंड और सॉल्ट दैट फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल। और अगर पूरे कंपाउंड की बात करें तो वो हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड। क्लियर? नाउ सम एग्जांपल्स आर देयर लाइक CuSO4 into 5H2, इसका नाम है ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, दूसरा नाम। एक होता है FeSO4 into 7H2, उसके साथ 7 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन विट्रियोल। इसका कलर ग्रीन होता है इसलिए ग्रीन। ओके, एंड एक्चुअल नेम इज केमिकल नेम इज फेरस सल्फेट। उसके बाद अपना ये भी है सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 into 10H2। कभी कभी हम 1 भी लिखते हैं, तो वो कब लिखते हैं हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में। अब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड है इसकी कुछ स्पेशलिटी है, कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब भी वाटर मॉलिक्यूल ये कंपाउंड के साथ अटैच होंगे तब उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन बन जाता है, लाइक डायमंड, स्फटिक म्हणतो अपन मराठीमध्ये, हिंदी में पता नहीं आप क्या बोलते हो, जैसे हीरा होता है ना, बस वैसे, मतलब वो स्फटिक के जैसा उसको मेनी एजेस सरफेस रहेगी। तो ये वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है, इसीलिए उसका जो स्ट्रक्चर बन गया वो कंपाउंड का वो बन जाता है क्रिस्टलाइन। जैसे आपने खडी साखर पाहिली है तुम्ही, त्यानंतर तुरटी असते, वो जैसे कांच के जैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ इसीलिए वो बन गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो वो मतलब दे रहा है कि when or due to presence of water molecule along with its molecular formula that appearance of that compound is like a crystal, that is crystalline, और इसलिए नाम रखा गया है water of crystallization, कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल। सेकंड H2O मॉलिक्यूल के वजह से उनको क्रिस्टलाइन अपीयरेंस मिला। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो उनकी क्रिस्टल का एक पार्ट होते हैं, मतलब वो जो कंपाउंड रहेगा क्रिस्टलाइन उसके अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल फिक्स हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ऐसा कोई सेपरेट पानी आप उसमें से निकाल नहीं सकते। तो क्रिस्टलाइन जो उसका नेचर है, स्ट्रक्चर है, उसका ही पार्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल, या फिर वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन पार्ट के साथ अटैच रहेंगे। थर्ड, ऑन कीपिंग और हीटिंग, मतलब क्या, तो अब देखो, अब जैसे ये कंपाउंड है तो इसको आपने नॉर्मली कीप मतलब ऐसा एक्सपोज कर दिया या फिर इसको हीट किया तो ये क्या करता है, ये सभी अपने वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देता है ऑन कीपिंग और हीटिंग। अब कुछ कैसे है कि जैसे अब इट इज़ डिपेंड ऑन द वेदर कंडिशन। अगर आपने इनको सपोज म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये जर आपण घेतलं, मतलब जब भी जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना समर सीजन में, तो अगर आपने नॉर्मली रख भी दिया तो उसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सब वो लॉस कर देगा। तो वो रिएक्शन हम ले सकते हैं इस तरीके से, एरो हीट और हीट, क्या होगा, तो ये CuSO4 अलग हो जाएगा प्लस 5H2O मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। ओके, तो ये रिएक्शन आती है। अब एक्चुअली जब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच थे तो ये था क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसका फॉर्म कौन सा था, क्रिस्टलाइन फॉर्म। एंड व्हेन आइदर बाय कीपिंग और हीटिंग, व्हेन दैट कंपाउंड लॉस द वाटर मॉलिक्यूल देन इट कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म, ये बन जाता है पाउडर, या जिसको आप एमॉर्फस फॉर्म भी बोलते हो। यस, एमॉर्फस।
मतलब वाटर मॉलिक्यूल की वजह से वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में था, अब वही वाटर मॉलिक्यूल उसने लॉस कर दिए तो उसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो पूरी तरीके से निकल जाता है और वो पूरा ऐसा पाउडर हो जाएगा एमॉर्फस फॉर्म के जैसा, ठीक है। तो दैट इज दैट पॉइंट थर्ड प्रॉपर्टी ऑन कीपिंग और हीटिंग। एंड लास्ट है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब क्या? हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन इज दैट इट कैन एबिलिटी दैट पाउडर फॉर्म, जब वो वाटर लॉस कर देगा, अब यहाँ पे ऐसा पड़ा है CuSO4, अब ये CuSO4 को जैसे अगर एन्व्हायरमेंटल कंडिशन में यस वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, चला आपण मराठीत आर्द्रता म्हणतो, या फिर हिंदी में आप क्या बोलते हो उसको, अब जैसे रेनी सीजन अभी है तो अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी, मतलब ये इंग्लिश में होगा हिंदी में नहीं है, तो ह्यूमिड कंडीशन अगर है, मतलब वो कॉपर सल्फेट अभी पाउडर है, लेकिन अगर उसको ह्यूमिड कंडीशन मिल गई, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, जैसे रेनी सीजन में थोड़ा सा ह्यूमिड कंडीशन होता है, तो ये फिर से उसको एब्सॉर्ब कर लेगा और फिर से वो जो पाउडर था वो बन जाएगा अभी क्रिस्टलाइन। यस, सो व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ दैट कंपाउंड इफ सफिशिएंट ह्यूमिडिटी इज देयर अराउंड इट्स natural environment, then that water of crystallization compound absorb the water molecule and again convert into yes crystalline form। पहले वो पाउडर था, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल नहीं थे, अगर उसने वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब किए तो वो फिर से क्रिस्टलाइन बन जाएगा। तो वो होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की कंडीशन एज पर एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड इज देयर। ओके, तो ये था ये दो शॉर्ट पॉइंट, दैट इज सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको टेक्स्ट बुक में कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने 2 लिखा हूँ वहाँ पे, वी हैव गिवन सच आई थिंक 4 और 5 एग्जाम्पल। 1 सेकेंड, हाँ ये, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 पेज नंबर 69 पे, ये देख लेना। देन क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट दैट इज ग्रीन विट्रियोल, मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे तो उसको हम क्रिस्टलाइन वर्ड लगाएंगे। तीसरा दिया है हमको क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी हम कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को यस बेकिंग सोडा। इसके साथ 10 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और ये जो मैंने तुरटी कहा एलम है ना, दैट इज क्रिस्टलाइन एलम। एक्चुअली 2 कंपाउंड इसमें होते हैं, 2 सॉल्ट है, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के। सो पोटेशियम सल्फेट अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम सल्फेट कंटेन 24 H2O मॉलिक्यूल, यस 24। तो ये एलम जिसको तुरटी बोलते हैं ना, तुरटी पता है वो क्रिस्टलाइन होता है कांच के जैसा, हिंदी में पता नहीं, आप घर पे पूछ लेना क्या क्या बोलते थे उसको। तो ये था अपना आज का पार्ट, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड। तो कल एज इट इज़ हम ऑनलाइन लेंगे रेगुलर टाइम पे, और हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज़ आयोनिक कंपाउंड, उसका डिसोसिएशन और फिर इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसे 2 टॉपिक अपने बाकी है चैप्टर के, वो अभी कल या परसों, मतलब कल एज इट इज़ हो गए, कल परसों 2 दिन में हो जाएंगे। क्लियर? कोई डिफ़िकल्टी है इसमें तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दें। ओके।